वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स को इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। सिर्फ नहीं, वो तो है ही, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो छोटा सा हॉल है, उस हॉल में मैं गिन रही थी एग्जैक्टली 50-50% महिलाएं और पुरुष। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को। और सिर्फ हॉल में नहीं, मंच पर भी लगभग नहीं, एग्जैक्टली 50% महिलाएं और 50% पुरुष। ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा महिलाएं मौजूद है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मणिपुर में अपनी कुछ बहनों पर अत्याचार हुआ है, वो तो है ही, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसके साथ साथ देश भर में जो चल रहा है उसकी जानकारी रखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए महिलाएं अपने घर से बाहर आए, ये बहुत अहम चीज़ है और वो बार बार हमें करना होगा। आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है, माहौल बहुत ठंडा है, इस हॉल में भी माहौल बहुत ठंडा हो रहा है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बाहर जैसे तेज़ बारिश है, पूरे देश भर में आग लगाई गई है और माहौल ठंडा नहीं है वहाँ, और इसलिए अपने बीच में भी माहौल ठंडा नहीं होना चाहिए। ये जो सारी बात है, शाकिर जी ने शुरुआत में ही कहा कि मणिपुर के राज, अभी जो स्थिति है उसके पीछे छुपे क्या राज है, उसके पीछे छुपे क्या राज है, वो मणिपुर की जनता जब बाहर आएगी तब असली रूप में पता चलेगा। लेकिन खुल्लम खुल्ला जो बात है वो करनी चाहिए। और खुली बात यह है कि जो इन सारों साथियों ने कहा कि ये डेलिब्रेटली हो रहा है। किसी राज्य में अगर इतना बड़ा अत्याचार हो, इतनी आग फैलाई जाए, इतने घर जलाए जाए, इतने चर्चेस तोड़े जाए, इतनी महिलाओं पर खुले आम उनको नंगा करके अत्याचार हो, और वहां पर अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है, तो ये साफ है कि ये डेलिब्रेट है। सिर्फ सरकार ही इसको चला रही है, इसको जला रही है, और ये सारे जो गुनहगार हैं उनके पीछे खड़ी है। इस पूरे मामले में 4 पहलू है जो मैं आपके सामने लाना चाहती हूं। यह मामला सिर्फ आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में नहीं है, वो एक पहलू है कुकी और मैतेई के बीच। और कुकीज ये जो वहां के आदिवासी है, मूल निवासी है, और मैतेई जो आदिवासी होना चाहते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उनका अंतर्भाव हो, उनका समावेश हो, वो चाहते हैं। ये एक उसका पहलू जरूर है। दूसरा पहलू है हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच। कुकीज ज्यादातर क्रिश्चियन भी है और मैतेई अब हिंदू मानते हैं। ये दूसरा पहलू इसका है ही। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो ज्यादा चर्चा में नहीं आ रहा है, वो है वहां का आदिवासी स्वशासन। क्योंकि वो शेड्यूल्ड एरिया है और शेड्यूल्ड एरिया में जो कानून सेल्फ रूल का लागू है, पेसा कानून जो लागू है, उसमें आदिवासियों को खास अधिकार है। तो वो जो सेल्फ रूल का कानून है, सेल्फ रूल वर्सेस कॉर्पोरेट रूल, ये उसका तीसरा पहलू है। क्योंकि अभी जो फिरोज ने कहा कि वहां जो मिनरल्स है उसको कब्जे में लेने के लिए जो कॉर्पोरेट पावर्स उसके पीछे पड़ी है, और इस सरकार के, इस भाजपा सरकार के, इस मोदी अमित शाह के हम दो और हमारे दो, जो उनके दो है अंबानी अदानी, जो ऐसी बहुत सारी चीजों पर देश में कब्जा चाहते हैं, वो मणिपुर के उस मिनरल्स की जमीन पर भी कब्जा चाहते हैं और वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहां आदिवासी सेल्फ रूल लागू है। तो जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे वहां पे कॉर्पोरेट हावी नहीं हो सकती। तो ये उसका तीसरा पहलू है कि सेल्फ रूल वर्सेस कॉर्पोरेट रूल। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस मनुस्मृति, जो आरएसएस लगातार पुश करना चाहती है, जिनको कभी संविधान मंजूर नहीं था। उनके सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी संविधान मंजूर नहीं था, कभी तिरंगा मंजूर नहीं था, आजादी के लड़ाई में वो कभी नहीं उतरे थे।
उनको उनका जिस तरह का डिवीजन करने वाला सांप्रदायिक रूल यहां पर लागू करना है, वो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। और इसीलिए ये संवैधानिक मामला वर्सेस गैर संवैधानिक मामला भी है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है। और पांचवा पहलू है अहिंसा वर्सेस हिंसा। इस देश में जो जो तहजीब अहिंसा को आगे लाना चाहती है, शांति को आगे ले जाना चाहती है, उसको तोड़ा जा रहा है, लगातार तोड़ा जा रहा है। इसलिए ये एक बड़ा लंबा सफर है गुजरात से मणिपुर तक। उसमें ये एक कड़ी है, उसमें उस कड़ी में बहुत कुछ जुड़ा है। तो जो गुजरात में पहले हुआ था और जिसके बावजूद या हो सकता है उसी के कारण एक चेहरा पूरी पूंजीवादी ताकतों ने देश भर में आगे लाया कि यही हो सकता है असली डेवलपमेंट मॉडल लाने वाला प्रधानमंत्री। और जिस तरह से उनको 2014 में पेश किया गया, वो पूरी एक कड़ी ले आती है अपने सामने गुजरात से मणिपुर तक। और उसके छोटे छोटे जो छोटी कड़ियां हैं तो कुछ बड़ी कड़ियां हैं, उस सबको जोड़ के इसको देखना होगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि बाहर बारिश है लेकिन उससे ज्यादा आग जल रही है। और उस आग में उनकी कोशिश है, उन्होंने एक बार जला के भी देखा, संविधान जलाकर देखा। जिन्होंने जलाया उनके ऊपर गुनाह नहीं दर्ज हुआ था। जब बहुत आवाज उठी उस पर तब कुछ उनको करना पड़ा। लेकिन संविधान जलाने की भी ये कोशिश है, ये भी ध्यान में रखना होगा। और ये सभ्यता का सवाल है, मानवीय सभ्यता का। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जब होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये गुजरात में भी हमने देखा है। आज वहां के बीजेपी के सीएम, वहां के उन्हीं के पास होम मिनिस्ट्री है स्टेट की, और सेंट्रल होम मिनिस्टर जिनके बारे में आप सबने बहुत बात की है। अब ये कोई नहीं बोल रहे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जब भाजपा के एमएलए, वहां के विधायक, जिनकी स्टोरी अभी कल से इंडिया टुडे पर चलाई जा रही है, उनका नाम है वुंगजागिन वोल्टे, जो खुद कुकी कम्युनिटी के हैं, बीजेपी के ही एमएलए है, उनको मारा गया है। और जिस कदर मारा गया है वो आज ना बोलने की स्थिति में है, पिछले 2 महीने से बेड रिडन है, हॉस्पिटल में है। अब उन्हीं के पार्टी के एमएलए की बात तक मीडिया तक नहीं आती, उसको भी सामने आने तक 2 महीने से ज्यादा समय लगता है। तो हालात क्या होंगे आप समझ लीजिए। और बीजेपी का एमएलए जब वहां पे दिल्ली में अस्पताल में दाखिल है, उसको मिलने कोई नहीं गया है, ना कोई एमएलए गए हैं, ना मिनिस्टर गए हैं। उन्हीं के पार्टी के लोगों के साथ अगर ये हालात है तो हम सोच सकते हैं कि क्या आम लोगों की क्या स्थिति होगी। तो ये यूज एंड थ्रो अप्रोच जो उनका है कि कुकी के लोगों को एमएलए बनाना है, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि संवैधानिक दायरा है वो, लेकिन मैतेई जाकर उन पर भी हमला करेंगे, उनकी भी जान लेने की कोशिश करेंगे, उनको अस्पताल में दर्ज किया जाएगा तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी। ये मामला बहुत खतरनाक है और उसमें छिपे खतरे क्या क्या है वो भी गहराई से समझने की जरूरत है। जगह जगह पर हमने देखा है बिल्किस बानो के अत्याचारी जिनके ऊपर चार्ज साबित होकर जिनको जेल में भेजा गया, उनको उनकी सजा खत्म होने से पहले ही रिहा किया जाता है, वो भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर, और उनको बाहर लाकर उनका स्वागत किया जाता है हार पहनाकर, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कुछ कामगिरी की हो। अब किसी महिला पर अत्याचार करना, बलात्कार करना, उसके बच्चे को उसके सामने मार डालना, उसके परिवार के लोगों को मार डालना, ये कौन सी सभ्यता की बात है, ये कौन से संस्कृति की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि पार्टी में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, लेकिन अब समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये पूरे देश को मध्ययुगीन बर्बरता की तरफ खींच रहे, ताकि खून हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो, आपका दिमाग इतना ठंडा हो जाए कि आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अपनी जिंदगी जीते रहे, मॉल में जाते रहे, टीवी देखते रहे, मोबाइल में व्यस्त रहे, वो तो ही बेहतर है। तो आप उसी में उलझे रहे और पूरी जो वास्तव स्थिति है उसको ना देखे, इस तरह से पूरा जाल मीडिया के द्वारा भी रचाया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, लेकिन यहां पे कितने प्रेस मौजूद है ये भी देखना जरूरी है, और कितनी प्रेस इसके बारे में कुछ वास्तव सामने लाने के लिए लिखना चाहती है निडरता से, ये भी पूछने की जरूरत है। और जो निडरता से यहां मौजूद है उनका मैं अभिनंदन करना चाहती हूं, जो प्रेस के साथी इस बात को सुनने के लिए आए हैं और निडरता से अपनी अपनी जो स्पेस अपनी है उसमें उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। यूएस में जाके अपने प्रधानमंत्री लिख कर आते हैं अहिंसा इज ग्रेटेस्ट धम्मा, और यहां के मामला पूरा उल्टा हो जाता है कि हाँ, क्योंकि अहिंसा उनके विचारों में नहीं है, उनकी एक्शन में नहीं है, उनके आसपास भी अहिंसा कहीं दिखती नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रेडिक्शंस है उसको आगे लाना होगा। तो सिर्फ इस मामले के खिलाफ बोलना जरूरी, वो तो है ही, लेकिन सिर्फ उस घटना के खिलाफ नहीं, ये सारी सरकार की जो करतूतें हैं उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। अन्याय को छुपाने वाली जो व्यवस्था यहां बनाई गई है उस व्यवस्था के खिलाफ बोलना, उस व्यवस्था को सवाल उठाना, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देश में गाय के लिए दंगे होते हैं, लेकिन महिला पर अत्याचार हुए तो शर्मनाक बात है कि आप उस पर बात नहीं करोगे। तो महिला का कोई, स्त्री का, औरत का कोई ऐसा महत्व नहीं है जितना गाय का भी है, क्योंकि आप अगर किसी को बर्बाद करना चाहते हो तो पहले उस घर की, उस परिवार की महिला पर अत्याचार करोगे। लेकिन इस देश की औरतों ने भी जो जवाब शाहीन बाग में दिया गया था, जगह जगह दिल्ली से शाहीन बाग चली, मुंबई में भी चली और जगह जगह पर चली, वो पहली चिंगारी थी इस पूरी सियासत के खिलाफ, जब बेनिडर होकर महिलाएं उतर आई थी। और खास करके मुस्लिम बहनों को मैं इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी कि जिस साहस के साथ, जिस निडरता के साथ आप बाहर आई थी, उसने एक चिंगारी जरूर इस देश में जला दी, जिसमें युवा साथी भी उतर आए। और फिर कोविड के चलाते इन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया और सबकी आवाज बंद कर दी। लेकिन उसके बाद भी किसानों ने जो दूसरी चिंगारी जलाई और बड़ा किसान आंदोलन पूरा 1 साल जो इस देश में चला, दिल्ली की सीमा पे जाके जो किसान बैठे, वो जो निडरता है, वो निडरता अपने बीच में जगाने की जरूरत है। आने वाले 1 साल में 2024 एक पड़ाव है। जिस तरह का जहर इन्होंने घोला है भारतीय समाज में, उसको मिटाने के लिए बहुत साल काम करना पड़ेगा, लेकिन वो काम करना है तो 2024 को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए जो डॉल्फी जी कह रहे थे कि क्यों नहीं हम एक साथ आ सकते, बिल्कुल आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोकण रीजन का सम्मेलन आने वाली 30 जुलाई को जनता केंद्र में बॉम्बे सेंट्रल में होने जा रहा है। मैं सबको आपको न्योता देती हूं, जरूर आइए, क्योंकि सिर्फ भाषण करके और किसी घटना के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, आंदोलन करेंगे, घर वापस चले जाएंगे, इससे नहीं होने वाला। तो 2024 में अगर इस ताकत के खिलाफ खड़ा रहना है और भिड़ना है, और जो गैर संवैधानिक सत्ता में बैठे हैं लोग, जो संविधान को ना मानने वाले, उनको सत्ता से उतारना, यह हमारी आगे होने वाली पहल बिल्कुल होनी चाहिए। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यह कहना होगा कि इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। जब जनतंत्र ही सुरक्षित नहीं है, जब संविधान सुरक्षित नहीं है, तब आम इंसान, चाहे आप किसी भी मजहब के हो, आप सुरक्षित नहीं हो सकते। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। और सुप्रीम कोर्ट, अभी की हालात में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा सुकून देने वाली बात है, जब सारी जनतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी है। आज की स्थिति में कम से कम थोड़ा सा हम जो राहत पाते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट से, और खास करके चीफ जस्टिस जो उसकी दखल ले रहे। और चीफ जस्टिस ने दखल लेने के बाद पीएम कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते क्या है? कहते यह है कि राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, अरे वो हुआ तब तुम कहां थे? तो उसी समय आवाज उठानी चाहिए थी। आप तो प्रधानमंत्री हैं,
राजस्थान में कुछ भी हुआ हो, आप अपने उसकी दखल लेनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ में हुआ है, जरूर उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। जब मणिपुर की बात आती है तब आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात उठाते हो, यह बिल्कुल नादानी है, बिल्कुल नाइंसाफी है। तो इस बात के ऊपर भी खुलकर बात करनी होगी कि आपको अब तक नहीं दिखा था ये। और जब हम मणिपुर पे सवाल उठा रहे हैं, आप मणिपुर की बात कीजिए, कहिए वहां पे क्या हो रहा है, कैसे सरकार वहां पे दखल ले रही है या उसमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल लेकर खड़े रहना ये आज के समय की बात है। और उसमें यह कहना होगा कि हिंसा आपका हथियार होगा जरूर, लेकिन हम जो संवैधानिक नागरिक हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो प्यार की ताकत को भी समझते हैं, वो अहिंसा की ताकत को समझते हैं। ये वो ताकत इतनी बड़ी है कि एक बार बार हिंसा को छुपाने वाले प्रधानमंत्री को भी विदेश में जाके ये कहना ही पड़ता है कि अहिंसा ही सबसे बड़ी है। तो आपको ये कहना ही पड़ेगा, जो आप जबरदस्ती कहते हो, हम अपने मन से कहते हैं। हम मन से कहते हैं कि हम इस देश को प्यार के, मोहब्बत के, अहिंसा के और सुकून के और शांति के रास्ते पर लाना चाहते हैं। और एक आम नागरिक होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते देश कहां जा रहा है। संविधान के पहले जो 2 लफ्ज है वो कहते हैं हम लोग, वी द पीपल। तो जिम्मेदारी अपने कंधे पर है। हम इंतजार करते नहीं बैठेंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या करेगी, वो पहल करेगी कि नहीं, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। हम आम नागरिक होने के नाते, और जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि हम लोग जब तक संविधान की जिम्मेदारी लेकर खड़े नहीं रहेंगे तब तक संविधान को कुचला जाएगा। तो ये अगर कुचलने की बात हमको बंद करनी है तो हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेके खड़ा रहना होगा कि हम करके दिखाएंगे। और इसीलिए मैं शाहीन बाग की फिर से याद दिला रही हूं, फिर से किसान आंदोलन की याद दिला रही हूं, जो आजादी के पहले हुआ था, आजादी के बाद भी उसी तरह की लड़ाइयां लड़ने की जरूरत है। और आने वाले पूरे साल भर में बहुत सारा अलग अलग काम हमको करना पड़ेगा। जिस देश में देवियों के नाम बार बार लिए जाते हैं और जो बहुसंख्यक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, जो कहते हैं कि इस देश में देवियों का माहौल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, वहां पे महिला को इस तरह से पीड़ित करना, इस तरह से अत्याचार करना, ये बात हम नहीं सहेंगे। ये कहकर महिलाएं भी उतरनी चाहिए और ये हो रहा है। मणिपुर को लेकर महाराष्ट्र से जो हमको खबरें आ रही है, जो फोटोज भेजे जा रहे हैं, जगह जगह एक एक डिस्ट्रिक्ट में भी 8-10 जगह पे रैलीज हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये हम मंजूर नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़ाना होगा। मुंबई में हो रहा है, पुणे में मैं पिछले 2 दिन से थी, पुणे में अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ आवाज उठी है। तो ये संवैधानिक जिम्मेदारी हम बिल्कुल निभाएंगे और ये कहेंगे कि ये जो अत्याचार हमने देखा वीडियो में, वो वीडियो जब वायरल हुआ तब सरकार और बीजेपी के लोग और भक्त लोग ये कहने लगे कि अब ये वीडियो वायरल करना ये ठीक बात नहीं है, वो अत्याचार को बंद करना ये या अत्याचार को चलाना ये ठीक बात नहीं है। ये नहीं कह रहे, जब वीडियो बाहर आया तब कह रहे कि ये वीडियो वायरल मत करो। क्यों नहीं करो? अब जब अत्याचार आप कर ही रहे हो, उसकी बात आगे लाना, उसका पोल खोल करना, ये बिल्कुल मीडिया की भी जिम्मेदारी है और संवैधानिक नागरिकों को भी। तो ये हम आगे ले जाएंगे। और बहुसंख्याक और अल्पसंख्यकों के बीच जो तनाव फैलाया जा रहा है, उसके सबसे पहले टारगेट लगातार मुस्लिम्स रहे हैं, क्रिश्चियंस भी हो रहे हैं। अभी की खबर है कि लगभग 250 चर्चेस मणिपुर में तोड़े गए हैं, 300 से ज्यादा, 330 कह रहे हैं, इतने चर्चेस तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। और हम जिनको, जो बहुसंख्यकों में हो या अल्पसंख्यकों में हो, सबको एक साथ आकर ये बात कहनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जो जहर फैलाया जा रहा है, अपने युवा साथियों को, अपने बच्चों को ये कहना होगा कि ये हम नहीं होने देंगे। और आज तक मैं मेरा मजहब कौन सा हूं ये कभी नहीं कहती थी, आज भी नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन जो हमारी पुरखों से मिली हमको जो एक पहचान है, उस पहचान के आधार पर मैं ये कहती हूं कि संवैधानिक नागरिक होने के नाते किसी भी
अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हो, उनके संवैधानिक अधिकार छीने जाए, ये हम नहीं चाहते और किसी को हम अकेला नहीं पड़ने देंगे, उनके साथ खड़े होंगे। ये बात कहते हुए बहुत सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो खुद को बहुसंख्यकों में से मानते हैं वो भी आज खड़े हैं। तो खास करके मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई बहनों को यह कहना है कि अपने आप को अकेला मत समझिए। बहुत सारे लोग देश में इस चीज का साथ देने के लिए तैयार है और हम इंसानियत की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, संवैधानिक नागरिक की भी जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रधानमंत्री और इस देश के होम मिनिस्टर को यह सवाल पूछेंगे और प्रेसिडेंट को भी यह सवाल पूछेंगे, आप महिला होकर वहां पे क्या कर रही हैं? तो ये तीनों को यह सवाल उठाना पड़ेगा कि आप ना मनुष्य होने की, इंसान होने की जिम्मेदारी निभा रहे हो, ना धर्म निभा रहे हो, ना किसी मजहब की जिम्मेदारी निभा रहे हो, ना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, ना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी, ना गृह मंत्री की जिम्मेदारी आप निभा रहे हो। सरकार की ही जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हो, संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, तो आप संवैधानिक पद पर बैठने के लायक नहीं हो और इसीलिए आपको उस पद से उतारना यह हमारा मकसद होगा। यह हमारी आगे की लड़ाई जरूर होगी और संवैधानिक हक के दायरे में हम इसको लड़ेंगे, पूरी अहिंसा के साथ लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे और प्यार के माहौल में भी लड़ेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो ये आवाज थोड़ी और बुलंद होनी चाहिए। मीडिया के साथ ही इसमें आवाज नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आम इंसानों ने तो इसमें आवाज बिल्कुल जोड़नी चाहिए। धन्यवाद।